हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेड भी इनको जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 26 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 27 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव अपने ऑफिस चला जाता है। आरव के ऑफिस पहुंचते ही अर्पित उसके पास आता है और बोलता है, सर वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला। आरव उसकी बात सुनकर गुस्से मुझसे देखता है और फिर एकदम से ही स्माइल करने लगता है। उसके स्माइल को देख के अर्पित भी स्माइल करने लगता है और बोलता है, वैसे क्या प्लान बनाया है आपने सर? आपने इस सिंघानिया इंडस्ट्री के नाम पर भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया, और ये जान के कि आशिया हमारा प्रोजेक्ट चुरा के हमारी राइवल कंपनी को दे रही है, तो आपने दूसरी न्यू कंपनी के नाम से भी अप्लाई कर दिया और प्रोजेक्ट हमारा हुआ। वैसे भी आशीष सोच रही होगी कि ये सब करके वो हमें बर्बाद कर देगी, लेकिन ये तो उसकी गलतफहमी है। पर सर, अब तो आपके पास उसके खिलाफ प्रूफ भी है, तो आप अब उसके एक्सपोज क्यों नहीं कर देते? और अर्पित की बात सुन के कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है, नहीं अर्पित, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अगर हमने आशी को एक्सपोज कर दिया तो वो कुछ वक्त में फिर से रिकवर करके हमारे साथ गेम खेलेगी। मैं आशी को एक्सपोज तो करूँगा, लेकिन अभी नहीं। ऐसे वक्त पे उसका गेम फ्लॉप करेंगे कि वो फिर कभी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो मेरी पूरी फैमिली को गलत समझती है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हमारा हिस्सा नहीं हुआ था। आशी ने उन सब का जिम्मेदार हमें समझ कर लिया और वो हमें अपना दुश्मन बना बैठी है। वो गलत नहीं है, सिर्फ उसकी आंखों में गलतफहमी की पट्टी चढ़ी हुई है। पर एक बार वो हट जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो अब आप क्या करने की सोच रहे हैं सर? अर्पित बोलता है। आरव उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगता है। आरव उसे बोलता है, अब ये सब छोड़ो और काम पे ध्यान दो। इससे पहले कि आशी कुछ और गेम खेल कर गए, हमें उसकी पूरी खबर रखनी होगी। तो अर्पित ओके सर के बोल के चला जाता है वहाँ से और आरव अपने काम में लग जाता है। आरव को काम करते करते लगभग काफ़ी वक्त बीत जाता है और लंच टाइम हो जाता है। आरव का केबिन नॉक होता है तो आरव कम इन बोलता है। आरव का ध्यान पूरी तरह से अपने काम में था। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कौन आया है कि नहीं। सनम अंदर आती है और लंच को केबिन में रखते हुए टेबल पर रख के देती है और चुपचाप वहीं खड़े होकर आरव को देखने लगती है। आरव को लगा कि शायद अर्पित आया होगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक कुछ आवाज़ नहीं आती तो वो अपनी नज़र उठा के देखता है तो वहाँ सनम खड़ी थी। आरव उसे देख के अपनी चेयर से उठता है और बोलता है, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तुम मुझे बोल भी सकती थी। वो आप बिजी थे तो मुझे लगा कुछ ज़रूरी होगा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। इतना बोल के सनम अपना फेस नीचे कर लेती है। सनम की हर हरकत देख के आरव के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो सनम का हाथ पकड़ता है, उसे वहीं रखे काउ से बैठाता है और खुद भी उसके साथ बैठता है और बोलता है, चलो अब खाना के लिए आई हो तो शुरू करते हैं। सनम खाना निकालती है और एक प्लेट में सर्व करती है। जब खुद के लिए दूसरी प्लेट में निकालने में लगती है तो आरव उसे रोकते हुए बोलता है, वाइफी, क्या हम एक प्लेट में खाना खा सकते हैं? वाइफी, क्या हम एक प्लेट में खाना भी नहीं खा सकते क्या? तो सनम रुक जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही बैठे थे। तो सनम उसे कहती है, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, आप खाना क्यों नहीं खाए? तो आरव से बोलता है, क्यों तुम मुझे नहीं खिलाने वाली हो? मैं सोचा था कि तुम मुझे खिलाओगी और मैं तुम्हें और अपनी आइज़ विंक करने लगता है। आरव की बात सुन के सनम के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो खाना लेके आरव को खिलाने लगती है। आरव खाने के साथ साथ उसकी उंगली पे किस भी करता जा रहा था, फिर खुद भी सनम को खिलाता है और ऐसे ही वो दोनों अपना पूरा खाना ख़त्म कर लेते हैं। सनम सब चीज़ों को समेटती है और पैक करने लगती है। सनम हैंड वॉश करने के लिए केबिन से ही बने वॉशरूम में जाती है कि तभी आरव का केबिन नॉक होता है और आशी अंदर आती है और बोलती है, सर, इन पेपर पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। आशी को वहाँ देख के आरव कुछ टेंशन आ जाता है और अपने मन बोलता है, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने सनम को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इसे ये सनम से आने से पहले भेजना होगा। तो आरव बोलता है, लाओ, कौन सी फाइल पे सिग्नेचर चाहिए? आशी उसे एक फाइल देती है और आरव उस पर साइन करने लगता है। तो आशी उसे रोकते हुए, सर, एक बार चेक तो कर लीजिए। तो आरव बोलता है, तुमने चेक कर लिया ना? तो आशी हाँ में सर जाती है और तो आरव बोलता है, फिर ठीक है, जब तुमने चेक कर ली ही है तो मेरी क्या ज़रूरत है? साइन कर देता है। आरव के साइन करते ही आशी के फेस पे एक डेविल स्माइल आती है और आरव से फाइल लेके जल्दी से वहाँ जाने लगती है
और अपने मन में बोलती है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने आरव, बिना चेक किए फाइल फाइल पे साइन करके, और इस गलती की सज़ा तुम्हें पूरी ज़िंदगी भुगतोगे। और वहाँ चली जाती है। उसके जाते ही आरव चैन की सांस लेता है और बोलता है, भला टली, अगर इसने सनम को देख लिया होता तो पता नहीं क्या करती। तभी सनम वॉशरूम से बाहर आती है और बोलती है, सर अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा नीचे वेट कर रही होंगी। तो आरव बोलता है, तुम मॉम के साथ आई हो? तो सनम हाँ में सर आती है और बोलती है, वो सर मॉम को कुछ काम था और उन्होंने बोला था कि जब तक अपना काम ख़त्म करती हैं मैं आपको लंच के दे देता हूँ, इसलिए ही मैं उनके साथ आ गई थी। अब तक मॉम आ गई होंगी, तो मैं चलती हूँ। सम जैसे ही वहाँ जाने लगती है तो आरव उसका हाथ पकड़ के रुकता है और अपना फ़ोन निकाल कर मॉम को कॉल करता है। कॉल पिक करके मॉम कुछ बोलती है उससे पहले ही आरव बोलता है, मॉम आप घर चले जाइएगा, मैं सनम को अपने साथ लेके आऊँगा। तो मॉम बोलती हैं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि सनम को तू अपने साथ ले आइए, मुझे कुछ काम आ गया है। तो आरव के बोल के फ़ोन करके देता है। सनम उससे बोलती है, सर ये आपने क्या किया, मॉम क्या सोचेंगी? तो आरव बोलता है, क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? उनको भी पता है हमारी कल ही शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या कर रहे होंगे। और स्माइल करने लगता है। आरव की बात सुन के सनम झेप जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बैठ और अपना हाथ छुड़ाते हुए बैठ बैठी है। सर बोलती है, सर मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। तो आरव बोलता है, पहली बात तो ये कि ये मेरा केबिन है और ये बिना मेरी परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता, समझी? और अगर फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो 1 मिनट और अपनी चेयर से वापस जाके डोर क्लोज कर देता है और फिर सनम की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, और दूसरी बात, तुम मुझे ये सब बोलना कब बंद करोगी? सनम उसकी बात सुन के कुछ नहीं कहती और नीचे देखने लगती है। तो आरव उसके पास आते हुए बोलता है, बोलो। आरव के पास आने से सनम के पसीने छूटने लगते हैं और वो आरव से पीछे जाने लगती है। आरव के हर बढ़ते कदम से सनम के पीछे पीछे कदम बढ़ा रही थी और दीवार से टकरा जाती है। आरव सामने आके खड़ा होता है और बोलता है, अब बोलो कहाँ जाओगी? सनम फिर भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ जाने लगती है। तो आरव अपने हाथ रख के उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और उसके चेहरे के पास आके बोलता है, बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब तो सनम की सांसें अटक गई थी और डरते हुए बोलती है, वो सर, फिर से सर। आरव आगे बोलता है, सनम आई एम योर हस्बैंड। यार अब अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं, लेकिन तुम तो मुझे मेरे नाम से भी नहीं बुलाती। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम मुझे मेरे नाम से ही बुला लिया करो। सनम फिर भी चुप रहती है। तो अरब बोलता है, देखो सनम, अगर तुमने फिर मुझे सर बोला तो पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहना। अरब की बात सुनकर सनम बोलती है, कैसी पनिशमेंट? तो अरब धीरे से उसके होठों के पास बनने लगता है। सनम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरब उसके होठों पे अपने होठ रखने ही वाला था कि तभी अरब का फ़ोन रिंग करता है। पहली बार तो अरब इग्नोर करता है, लेकिन जब दूसरी बार भी रिंग आता है तो अरब देखता है कि उसकी मॉम का फ़ोन आ रहा है। वो कॉल उठाते हुए बोलता है, यस मॉम। तो उसकी मॉम बोलती हैं, आराम, मेरा काम हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि सनम को भी अपने साथ ले जाऊं। उसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, थोड़ा प्रिपेयर कर लेगी। तुम तो रात को ही आते हो ऑफिस से, मैं उसकी तैयारी भी करवा दूंगी, तो उसको भेज दो। तो आरव ओके ओके बोल के फ़ोन करके देता है और सनम को मॉम को आने को बोलता है। सनम बार बार मॉम को थैंक यू बोलने की लगती है और वो वहाँ जाने लगती है। तो आरव बोलता है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार तो मॉम आ गई, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से सर बोला तो मॉम बचाने नहीं आएंगी, पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। सनम आरव की बात सुन के वहाँ से भाग जाती है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 27 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 28 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 28। सनम घर आती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। आरव शाम को घर आता है और सीधे अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। वो देखता है सनम बैठ के पढ़ाई कर रही है, तो वो भी सीधा वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद सनम वक्त देखती है तो फिर जल्दी से बुक्स रख कर किचन में चली जाती है। वो सबके डिनर रेडी करती है और सर्वेंट की हेल्प से डाइनिंग टेबल पे लगा भी देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर पे आ जाते हैं। सब लोग डिनर करने लगते हैं। सब लोग चुपचाप अपना अपना डिनर कर रहे थे कि तभी पीछे से अनंत की आवाज़ आती है, हे भगवान, ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये सबसे पहली बार ये सब देख ये देख से देख से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? सब लोग उसे कन्फ्यूजन में देखने तो दादी बोलती हैं, बेटा आप क्या बोल रहे हो? और आप तो काम काम से गए थे ना,
आपने बोला था कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, फिर आपको इतना वक्त कैसे लग गया? तो अनंत बोलता है, दादी मेरा काम तो हो गया था और आते वक्त मुझे मेरा एक दोस्त भी मिल गया था रास्ते में, तो उसी के साथ थोड़ी देर में हो गई थी। तो अनंत बोलता है, पर पर मैं ये सब क्या देख रहा हूँ कि और सिसकियाँ भरने का नाटक करते हुए अनारकली का एक वक्त था जब तूने मेरे बिना तक पानी नहीं पीता था, और एक आज का वक्त है तू मेरे बिना फेवरेट खीर पूरी खा रहा है। तू मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। आज हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया कि तूने खीर पूरी को भी मुझसे जुदा कर दिया। आनंद की बात सुनकर आनंद की बात सुन के आरव अपना सिर पीट लेता है और बोलता है, तू कब बड़ा होगा? तो आनंद अपना दांत दिखाते हुए बोलता है, कभी नहीं। अच्छा चल ठीक है, अब नौटंकी बंद कर और जल्दी से हैंड वॉश करके आ जा, फिर खाने खा लिए, तब तक मैं भी वेट कर लेता हूँ। तो आनंद की बात सुन के बंदर की तरफ चलते हुए उसकी गोद में आके बैठता है, उसके गले में चारों ओर अपने हाथ लपेटते बोलता है, तो खिला देना अनारकली जैसे पहले खिलाया करता था प्लीज़। आनंद की हरकत पर सब स्माइल करने लगते हैं। वहीं आरव अपने मन में सोचता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आनंद अपना मुंह खोल देता है तो आरव उसका और आरव को इशारा करता है। आरव आनंद को खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। ऐसा ही हंसी मजाक का माहौल अपने डाइनिंग टेबल में बन जाता है और फिर सब अपने अपने डिनर करके रूम में चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आदिल और प्रिया की शादी करने वाले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव आनंद और सनम आदिल के घर पे निकल जाते हैं। वहीं बाकी पूरी फैमिली के बाद में डायरेक्ट कोर्ट आने वाले थे। आनंद भी आदिल के घर आ चुके थे। सनम डायरेक्ट प्रिया के रूम में जाती है, जहां आनंद पहले ही से ही मौजूद थी। प्रिया सनम को देख के भाग उसे गले लग जाती है, तो सनम उसे बोलती है, क्या हो मेरी बर्बाद मशीन को? तो प्रिया उसके गले पे लगे हुए ही बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सनम उसको बोलती है, ये घबराहट डर सब लाजमी है, मुझे भी लग रहा था, पर जब मैंने आरव को देखा, उन्हें देखकर मैं अपना सारा डर भूल गई। प्रिया मेरी बात सुनो, आदिल भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे, और ऐसी घबराहट हर लड़की को होती है। पीछे से आनंद आते हुए बोली। तो प्रिया बोलती है, पर मैं क्या करूं, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। तो आनंद से छिड़ते हुए बोली, अगर तुझे डर नहीं है तो फर्स्ट नाइट के लिए डरो, पता नहीं आदिल क्या करेगा, कैसे करेगा। और इतना बोल के वो प्रिया एक आंख मार देती है। प्रिया शर्माने लगती है, तो सनम और आनंद दोनों ही स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अच्छा ये शर्माना बंद कर, मैं अभी चल रेडी हो जाओ, अभी चल के रेडी हो जाओ, अगर तुम्हें देर हो गई तो कहीं आदिल भैया किसी और से शादी ना कर लें। उसकी बात सनम और आनंद मिलकर प्रिया को रेडी करते हैं। तब तक आदिल भी रेडी हो चुका था। सभी बॉयज बाहर हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे और अपनी अपनी जोड़ीदार का इंतजार कर रहे थे। एक बेचारा हमारा अनंत ही सिंगल बच गया था। सब लोग उनको बच गया था उन सब के बीच में, और उन सबको बैठ कर देखे जा रहा था। फिर सब उसे और कंट्रोल नहीं होता, वो बोलता है, जब इतना ही सब्र नहीं हो रहा है, तुम सबसे ऊपर क्यों नहीं चले जाते? सब लोग आनंद को घूरने लगते हैं, जैसे बोल रहे हो क्यों जलन हो रही है। आनंद उन सबको घूरता हुआ झेप जाता है और अपने दांत दिखाते हुए भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सब लड़कियां नीचे आती हैं। आदिल तो आज प्रिया को देख के सांस लेना ही भूल गया था। आज लाल जोड़े में आज लाल जोड़े में सजी प्रिया किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसके बाद सब लोग कोर्ट के निकल जाते हैं। आरव और सनम एक कार से और अमन और आनंद दूसरी कार से, आदिल और प्रिया एक साथ आते हैं। वहीं सिंगल अनंत भी किसी तरह किसी वहीं सिंगल अनंत भी किसी तरह कोर्ट पहुंच जाती है। सबसे पहले आदिल और प्रिया कोर्ट में शादी करते हैं। उसके बाद वो मंदिर में शादी के लिए जाते हैं, जहां पूरी फैमिली उन सब का इंतजार कर रही थी। वो सब मंदिर आते हैं। उसके बाद आदिल की प्रिया से शादी होती है। उसके बाद वीडियो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सब लोग आदिल के घर के लिए निकल जाते हैं। आदिल के घर पहुंच के सब लोग मिलकर प्रिया का गृह प्रवेश करा के उसके बाद पूरी फैमिली में थोड़ी दूर रुक के वापस सिंघानिया हाउस आ जाते हैं। वहीं आरव, सनम और अमन और आनंद वहीं रुक जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और सनम और आनंद प्रिया को लेके आदिल के रूम में आते हैं, और वहीं अनंत आदिल को परेशान करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ रहा था, और आरव और सनम बैठ के इन सबको मजे ले रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदिल अपने रूम में जाता है
और घूंघट में छुपी प्रिया को अपने बेड पर देख के उसके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। वो डोर लॉक करता है और धीरे से प्रिया की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिया को भी आदिल के आने का पता चल गया था। उसका दिल रोलर कोस्टर की मानो चल रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। आदिल उसके पास आके बैठ बैठ जाता है और धीरे से प्रिया घूंघट उठाता है और प्रिया का घूंघट एक आंच उठाता है। आज प्रिया बाकी दोनों की तरह अलग लग रही थी। हमेशा बोलती रहने वाली प्रिया आज पीक अलग रहे, उसके चेहरे का पीक अलग ही नूर छाया हुआ था। आदिल उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेता है, उसके माथे पे किस करते हुए बोलता है, थैंक यू प्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। प्रिया अपनी नज़रें उठा के आदिल को देखती है और आदिल को गले लगाती है। आदिल भी खुश होकर उसे अपनी बाहों में लेता है। थोड़ी देर के बाद आदिल प्रिया से अलग होता है और धीरे धीरे उसके फेस पे ओर पड़ने लगता है। ये देख प्रिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ये देख के आदिल के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो। और इतना बोल वो वहाँ जाने लगता है तो प्रिया उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है। आदिल उसके हाथ पकड़ने पर रुक जाता है और मुड़ के देखता है तो प्रिया अपनी नज़र झुकाए बैठी थी। प्रिया का इशारा पाके आदिल के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ने लगता है। वो सबसे पहले प्रिया की मांग का टीका निकाल देता है, उसके बाद अपने मुंह से उसके कान को इयररिंग निकाल उतार देता है। फिर उसके गले से हार भी उतार देता है। उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगता है, उसके होठों पे अपने होठ देता है। वो भी काफ़ी पैशनेट से उसे किस कर रहा था। आदिल काफ़ी देर तक उसे किस करता है और जब प्रिया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे छोड़ देता है और उसके बाद उसके गले पे किस करने लगता है। आदिल किस करने के साथ साथ उसको बाइट भी कर रहा था। आदिल के छूने से प्रिया सिहर रही थी। वो उसके बेडशीट पे अपनी मुठ्ठियाँ कस लेती है। आदिल धीरे धीरे उसके गले पे और उसके गले पे किस कर बढ़ रहा था। प्रिया को कंट्रोल नहीं होता, वो आदिल को धक्का देके लेने की कोशिश करती है। जाने लगती है तो आदिल उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और खुद प्रिया को पीछे से और खुद प्रिया के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। आदिल उसके बालों को खोल देता है और फिर उसके बालों को साइड करके किस करने लगता है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर प्यार करते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 27 कंप्लीट कितना है 28 कंप्लीट होता है। तो आपको एपिसोड में 28 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा आंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो आपको और प्यार लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।